सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होगी। हिंदी साहित्य के विराट पुरुष हैं, हिंदी साहित्य के विराट पुरुष हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल जी का कोई सानी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी के समकक्ष आज भी कोई नहीं पहुंच पा रहा है। तो उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में उनके अन्य ग्रंथ और हिंदी साहित्य के इतिहास, इस ग्रंथ में उन्होंने रीतकालीन ग्रंथों को क्या क्या उपमाएं दी हैं, रीतकालीन ग्रंथों के संबंध में क्या क्या कहा है, आज ये हम संकलन लेकर आए हैं आपके लिए। वैसे तो प्रत्येक कवि पर उन्होंने टिप्पणी की है, प्रत्येक रचना पर उन्होंने टिप्पणी की है और उनकी टिप्पणियां बहुत पूछी जाती हैं। आज भी किसी भी परीक्षा में जो कथन आते हैं तो वो लगभग 60% से अधिक तो शुक्ल जी के ही होते हैं। किसी में अपवाद स्वरूप ज़्यादा आ जाएं तो अलग बात है। यूजीसी नेट एवं अन्य परीक्षाओं में आधे से ज़्यादा प्रश्न शुक्ल जी के कथन होते हैं। रचनाओं के संबंध में, कवियों के संबंध में, कालों के संबंध में, लेखकों के संबंध में क्या क्या कहा, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं उन्होंने। तो आज एक छोटा सा संकलन लेकर आए हैं जो रीतकाल के संबंध में है। रीतकालीन रचनाओं के संबंध में शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है, आज हम लोग इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। ठीक है, तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए। सभी साथियों को उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर देते चलेंगे और कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा चलो शुरू करते हैं। दिख तो सही रहा है आपको। रीतकालीन रचनाओं के संबंध में शुक्ल जी के अमृत वचन। ठीक है, शुक्ल जी के वचनों को हमने अमृत वचन का यहाँ नाम दिया है। शुक्ल जी के बहुत महत्वपूर्ण वचन हैं, परीक्षा के लिए ये अमृत का काम करेंगे इसलिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो हमने यहाँ लिख रखा है, थोड़ा सा बड़ा करे ले रहे हैं, छोटा छोटा लिखा है बोर्ड पर। तो आपको ये देखो, सभी को राधे राधे है। बांके बिहारी कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है, सभी को शुभ आशीष। बहुत छोटा सा ग्रंथ, शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के संबंध में ये टिप्पणी की है कि ये बहुत छोटा सा ग्रंथ है? बताओ, बहुत छोटा सा ग्रंथ, बहुत छोटा सा ग्रंथ पूछा जाए शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को, किस रीतकालीन ग्रंथ को बहुत छोटा सा ग्रंथ कहा है, तो आप उत्तर देंगे इसका भाषा भूषण। क्या उत्तर देंगे? भाषा भूषण। ठीक है, और ये इतना आता है, क्यों आता है? क्योंकि इसके नाम में भूषण लिखा है, तो ये भूषण का नहीं है इसलिए आता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। किन का है ये? जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह का। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये ग्रंथ परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा भूषण के लेखक कौन है। तो भाषा भूषण के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। यदि हमने जो प्रश्न आपको ये बताया कि बहुत छोटा सा ग्रंथ, यदि ये न पूछा जाए तो ये जरूर पूछा जाएगा कि भाषा भूषण के लेखक कौन हैं। तो भाषा भूषण के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। और जो भाषा भूषण है, इसके नाम में भूषण लिखा होने के कारण पहले विकल्प में ही भूषण लिखा होगा। लोग देखते हैं भाषा भूषण, भूषण का ही होगा, नहीं होगा। ठीक है, किनका है? जसवंत सिंह का। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत अच्छा ग्रंथ है। चलिए, बहुत शानदार। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं। अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ, ये देखो, अलंकारों पर, सही दिख रहा है? अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ। ठीक है, अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ बताना है आपको। कौन सा है? अलंकारों पर बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ बताइए। अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ पूछा जाए, शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को अलंकारों पर प्रचलित पाठ्य ग्रंथ, बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ की उपमा दी है? तो अलंकारों पर
बहुत प्रचलित पाठ्यग्रंथ जो है वो यही है। एक ही उत्तर है, कौन सा? भाषाभूषण। ये अलंकार ग्रंथ है और बहुत प्रचलित है और जसवंत सिंह का है। ठीक है, जसवंत सिंह। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, भाषाभूषण। भाषाभूषण। अब है पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ। प्रश्न आएगा, शुक्ल जी ने पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ किसे कहा है? बताओ, पिंगल का भारी ग्रंथ, पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ। बताओ, पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको कमेंट करना है। ग्रंथों पर हम कथन लेकर आए हैं, तो पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ या पिंगल का भारी ग्रंथ, बताइए। तो पिंगल का भारी ग्रंथ कौन सा है? चलो यहां लिखे दे रहे हैं, छंद विचार। छंद विचार। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे? पिंगल का एक नाम छंद भी है, छंद का एक नाम पिंगल भी है। ठीक है, छंद का एक नाम क्या है? पिंगल। तो ये छंद विचार, अब ये छंद विचार है किनका? तो छंद विचार है चिंतामणि त्रिपाठी का। चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है, चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, छंद विचार। ये पिंगल ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत भारी ग्रंथ। ठीक है, पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ। चलो अब देखो, मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद बहुत बार पूछा गया है। किस ग्रंथ को मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा जाता है? छायानुवाद का मतलब सिर्फ अनुवाद कर दिया है, वो संस्कृत में था, हिंदी में लिख मारा। बोलो, तो मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद बताइए। मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस ग्रंथ को कहा जाता है? ऐसे देख लो इसे, तो इसे कहा जाता है रस रहस्य को। कौन से ग्रंथ को? रस रहस्य। ठीक है, मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कौन सा ग्रंथ है? रस रहस्य है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? रस रहस्य है। अब पूछा जाए कि इसके रचयिता कौन है, तो आप बता देंगे रस रहस्य के रचयिता आपको मालूम होंगे, कुलपति मिश्र जी हैं। कौन है? कुलपति मिश्र। अर्थात कुलपति मिश्र का ग्रंथ रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद माना जाता है। ठीक, अब है परम मनोहर ग्रंथ। ये हम एक प्रश्नोत्तरी में आपको करा चुके हैं। परम मनोहर ग्रंथ किसे कहा जाता है? बताओ, शुक्ल जी ने किसे कहा है परम मनोहर ग्रंथ? तो ये रसराज को कहा है। किसे कहा है? रसराज। ठीक है, और रसराज किनका है? ये हम पहले आपको ये एक प्रश्नोत्तरी में करा चुके हैं, मतिराम जी का है। किनका है? मतिराम का है रसराज। ठीक है, परम मनोहर ग्रंथ। इसके बाद है अलंकार की दृष्टि से अनुपम ग्रंथ। अलंकार की दृष्टि से अनुपम ग्रंथ कौन सा है? बताइए। बहुत अच्छा, अलंकार की दृष्टि से अनुपम ग्रंथ बोलो। किस ग्रंथ को शुक्ल जी ने अलंकार की दृष्टि से अनुपम ग्रंथ कहा है? तो अनुपम ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम को, और ललित ललाम के लेखक भी मतिराम हैं। कौन है? मतिराम। ललित का भी मतलब सुंदर ही होता है, अनुपम ही होता है। ठीक है, तो अलंकार की दृष्टि से अनुपम ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? ललित ललाम हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब है काव्य रसिकों और अभ्यासियों का कंठहार। ये भी हमने आपको करा दिया है। ठीक है, काव्य रसिकों और अभ्यासियों का कंठहार, ये जगत विनोद है। जगत विनोद पद्माकर का। ठीक है, इसे हम करा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा देर नहीं, आप बस रिवाइज कर लो। वीर रस की फड़कती पुस्तक, तो ये कल ही बताई थी। वीर रस की फड़कती पुस्तक कौन है?
हिम्मत बहादुर बिरुदावली। कौन है? हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। ठीक है, बिरुदावली। और हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ठीक है, इसके लेखक कौन है? पद्माकर। ठीक है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, बहुत शानदार। ठीक, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। कितने हो गए? 8। चलो भैया, अब 8 हो गए, तो अब 9वां देखते हैं। ये देखो, हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच, हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय होने वाला ग्रंथ जैसा संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। मतलब जैसा संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, वैसे ही हिंदी में कौन सा प्रसिद्ध है? हिंदी के विद्यार्थियों में ये है, हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों, काव्य रीति के जो अभ्यासी हैं उनके बीच वैसा ही सर्वप्रिय होने वाला ग्रंथ। ठीक है, हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय होने वाला ग्रंथ जैसा संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। मतलब जैसे संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच में चंद्रालोक प्रसिद्ध है, वैसे ही हिंदी के विद्यार्थियों के बीच में कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? बताओ। तो ये बहुत सरल है, ये पहला जो हमने प्रश्न किया है वही इसका उत्तर है, भाषा भूषण। ये बहुत प्रिय ग्रंथ है और ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए तो ज़्यादा आता है जसवंत सिंह का। ज़्यादा प्रिय है इसीलिए तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भरमार रहती है इसकी। ठीक है, तो हिंदी के काव्य रीतियों, हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच सर्वप्रिय ग्रंथ, इतना भी पूछ सकते हैं, हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच सर्वप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वप्रिय ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? जसवंत सिंह का भाषा भूषण। अर्थात ये हिंदी विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रिय रहा है। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। यह रचना श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। किस रचना के संबंध में शुक्ल जी ने कहा कि यह रचना श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। मतलब श्रृंगार रस से लिखी है, श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी है, अध्यात्म की दृष्टि से नहीं लिखी गई है। रैत काल की किस रचना के संबंध में ये कथन है? बताओ। बहुत बढ़िया, उत्तर देते रहो, उत्तर देते रहो, उत्तर देते रहो। बताओ, बताइए बताइए। तो कौन सी रचना है? रचना है माधवानल कामकंदला। ठीक है, किनकी है? आलम। आलम, ठीक है, आलम के द्वारा रचित माधवानल कामकंदला, आलम के द्वारा रचित माधवानल कामकंदला ये श्रृंगार की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, अध्यात्म की दृष्टि से नहीं। ठीक है, किसने कहा है? शुक्ल जी ने। ये सारे ही कथन शुक्ल जी के हैं। एक प्रश्न को कई तरह से पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि माधवानल कामकंदला के संबंध में क्या कहा है शुक्ल जी ने? तो ये कहा है कि ये श्रृंगार रस की दृष्टि से जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं लिखी जान पड़ती है। ठीक, माधवानल कामकंदला के रचयिता कौन है? आलम की रचना कौन सी है? ठीक है, और ये कथन किनका है? ये आ जाए, यह रचना श्रृंगार रस की दृष्टि से जान पड़ती है। माधवानल कामकंदला के संबंध में ये कथन किसका है? ठीक है, ये कथन दे दिया जाए तो किनका होगा? शुक्ल जी का। आज की क्लास के सारे ही कथन शुक्ल जी के हैं। ठीक है, शुक्ल जी के अमृत वचन जो हमने टॉपिक को नाम दिया है, तो आज का सारा ही अमृत वचन शुक्ल जी के हैं। अब है सरसता में बिहारी के दोहों के समान दोहे और सतसई के समान सतसई। ठीक है, सरसता में बिहारी के दोहे के समान दोहे और सरसता में
बिहारी सतसई के समान सतसई किन की है? बताओ, बहुत बढ़िया। सरसता में बिहारी के दोहे के समान दोहे और सतसई के समान सतसई। बताओ किन की है? बताओ बताओ। मतिराम सतसई। ठीक है, मतिराम ने जो सतसई लिखी है, इस मतिराम सतसई के दोहे सरसता में बिहारी के दोहे के समान हैं, अर्थात बिहारी सतसई के समान सरस दोहे हैं मतिराम सतसई के। ठीक है, बिहारी सतसई के समान सरस दोहे हैं मतिराम सतसई के। ठीक, तो ये 11 प्रश्न हो गए। चलो अगला पेज देखते हैं अब। 12वां ये है हम कहें कहाँ गया। अपने विषय में ये अनुपम ग्रंथ है। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के संबंध में कहा है कि अपने विषय में ये अनुपम ग्रंथ हैं? अनुपम ग्रंथ है या अनुपम ग्रंथ हैं? बोलो, किसके विषय में कहा है? बताओ। रसराज। ललित ललाम। मतिराम। ठीक है, किन के ग्रंथ हैं दोनों? ये दोनों ग्रंथ किन के हैं? मतिराम के हैं। अपने विषय में ये अनुपम ग्रंथ हैं। अपने विषय में ये अनुपम ग्रंथ हैं। कौन से? रसराज और ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम अपने विषय में अनुपम ग्रंथ हैं। ठीक है, कैसे हैं? अनुपम। अब इनकी एक विशेषता और बताई है। क्या बताई है? एक विशेषता और बताई है, सरसता और स्पष्टता। के कारण दोनों सर्वप्रिय हैं। इन्हीं के बारे में कहा है। शुक्ल जी ने कहा है सरसता और स्पष्टता के कारण दोनों सर्वप्रिय हैं। कौन से दोनों? तो दोनों कौन से? रसराज और ललित ललाम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कथन है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये वाला कथन, और ये वाला कथन है ये भी ऐसे, ऐसे। ठीक, दोनों ही कथन रसराज और ललित ललाम के संबंध में हैं। यदि ये पूछा जाए कि अपने विषय के लिए ये अनुपम ग्रंथ हैं, तो कौन कौन से? अपने विषय में अनुपम ग्रंथ रसराज भी है और अपने विषय में अनुपम ग्रंथ ललित ललाम भी है। दोनों मतिराम के हैं। और सरसता और स्पष्टता के कारण सर्वप्रिय ग्रंथ कौन से हैं? तो रसराज और ललित ललाम। चलो अब देखो अगला 13वां। रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार की दृष्टि से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। यहाँ कॉमा लगा है। रीति ग्रंथ की दृष्टि से, कॉमा, अलंकार निरूपण के विचार की दृष्टि से। दो बातें हो गई। एक तो यहाँ तक हो गई, एक तो ये हो गई। रीति ग्रंथ की दृष्टि से सही दिख रहा है? हाँ, रीति ग्रंथ की दृष्टि से। और दूसरी बात हो गई अलंकार निरूपण के विचार की दृष्टि से।
दूसरी बात क्या हो गई, अलंकार निरूपण के विचार की दृष्टि से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। अब इसमें दो बातें पूछी जा रही हैं, रीति ग्रंथ की दृष्टि से उत्तम नहीं कहा जा सकता और दूसरा अलंकार निरूपण के विचार की दृष्टि से भी इसे उत्तम नहीं कहा जा सकता। कौन सा ग्रंथ है बताइए, बोलो। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा शिवराज भूषण। क्या होगा, शिवराज भूषण। ठीक है, और इसमें भूषण पीछे लिखा है तो इसके लेखक तो भूषण हैं। ये शिवराज भूषण, भूषण की ही रचना है। ठीक है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, भूषण। तो रीति ग्रंथ की दृष्टि से, अलंकार निरूपण के विचार की दृष्टि से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसे उत्तम ग्रंथ नहीं कह सकते, शुक्ल जी कह रहे हैं। अगला है, अलंकार ग्रंथ के रूप में भूषण का प्रधान ग्रंथ कौन सा है। अब बताओ, अलंकार निरूपण की दृष्टि से भूषण का प्रधान ग्रंथ कौन सा है। अलंकार की दृष्टि से पूछा जा रहा है, भूषण का प्रधान ग्रंथ कौन सा है, बताइए। अलंकार निरूपण की दृष्टि से भूषण का प्रधान ग्रंथ कौन सा है, बताओ। अलंकार ग्रंथ के रूप में भूषण का प्रधान ग्रंथ तो यही है, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण यही प्रधान ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ। ठीक है, भूषण का ही है ये, और अलंकार ग्रंथ के रूप में ये प्रधान ग्रंथ है भूषण का। ठीक है, 14 प्रश्न हो गए, 14 हो गए। चलो, अब 5-6 मिनट अभी और शेष हैं 30 मिनट में, तो हम कुछ प्रश्न और आपके लिए यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला 15वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न आप उत्तर देते चलेंगे शीघ्रता के साथ। बोलो। अगला है, छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ। बताओ, बहुत शानदार प्रश्न। शुक्ल जी ने छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ किसे कहा है। ये मच्छर चला देते हैं बोर्ड को, ये देखो। छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ किसे कहा है, बताओ, कमेंट करके बताओ शीघ्रता से। छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ बताओ, बताओ किस ग्रंथ को कहा है। उत्तर इसका क्या होगा, छंद छप्पनी। ठीक है, किन की रचना है ये, बताइए किन की रचना है, मनीराम मिश्र की। ठीक है, मनीराम मिश्र का ये ग्रंथ है छंद छप्पनी। ठीक है, छंद छप्पनी। ठीक है, तो इसे कहा है छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। चलो अब अगला देखते हैं 16वां। उत्तम रीत ग्रंथ बताइए, किस ग्रंथ को उत्तम रीत ग्रंथ कहा है शुक्ल जी ने, बताइए किस ग्रंथ को उत्तम रीत ग्रंथ कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तम रीत ग्रंथ किस ग्रंथ को कहा है, उत्तम रीत ग्रंथ बोलो, उत्तम रीत ग्रंथ। बताओ, साहित्य रस को कहा है।
साहित्य रस। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं करण कवि। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? करण कवि। करण कवि के साहित्य रस ग्रंथ को उत्तम रीति ग्रंथ बताया है शुक्ल जी ने। ठीक है, उत्तम रीति ग्रंथ बताया है शुक्ल जी ने। किनका? करण कवि का। साहित्य रस ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य रस है। ठीक है, अगला 16 17 इनका नवरस तरंग, नवरस तरंग, इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है, बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। बताइए, यहाँ तो उत्तर में कभी आएगा। इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है, मतलब नवरस तरंग को बहुत ही मनोहर ग्रंथ कहा है। अब यहाँ आपको बताना है इनका का मतलब क्या है, यहाँ ये ग्रंथ है किनका, बस ये बताना है। मतलब कवि का नाम बताना है, रचयिता का नाम बताना है, बस। बताओ क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण या बेनी प्रवीण। ठीक है, बेनी प्रवीण या बेनी प्रवीण होगा। ठीक, 17वां हो गया। अगला श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का यह एक बड़ा ग्रंथ है। श्रृंगार रस का यह एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है, कविता साधारण है। अब बताओ शुक्ल जी ने ये कथन किस ग्रंथ के संबंध में कहा? श्रृंगार रस का यह एक बड़ा ग्रंथ है, कविता साधारण है। श्रृंगार रस का ग्रंथ है और बड़ा ग्रंथ है, लेकिन इसकी कविता कैसी है? साधारण है। किसके संबंध में ये कहा है? बताओ किसके संबंध में ये कहा है? किस ग्रंथ के संबंध में ये कहा है? बोलो। श्रृंगार रस का यह एक बड़ा ग्रंथ है, कविता साधारण है। बोलो भाई बोलो, बताओ। श्रृंगार शिरोमणि। कौन सा ग्रंथ? श्रृंगार शिरोमणि। और इसके रचयिता कौन हैं? जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक, ये हो गया 18वां प्रश्न। चलो अब देखो अगला प्रश्न। अब 19वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अगला। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम। हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की अनमोल वस्तु है। अनमोल वस्तु है। बहुत सुंदर कथन, बहुत अच्छा कथन, बहुत महत्वपूर्ण कथन। इनका अन्योक्त कल्पद्रुम, ये ग्रंथ का नाम है। इनका अन्योक्त कल्पद्रुम हिंदी साहित्य की अनमोल वस्तु है।
बताओ इनका अन्योक्त कल्पद्रुम हिंदी साहित्य की कैसी वस्तु है? बोलो। अनमोल वस्तु है। बताओ। बहुत अच्छा कथन है। इसका उत्तर शीघ्रता से दो भाई, शीघ्रता से इसका उत्तर दीजिए सभी साथी, शीघ्रता से बताइए। बहुत बढ़िया कथन है, बहुत अच्छा कथन है। बताइए 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 बताइए। इनका अन्युक्त कल्पद्रुम हिंदी साहित्य की एक अनमोल वस्तु है। बताओ, बोलो बोलो, बताओ किनका उत्तर होगा? बाबा दीनदयाल गिरी। ठीक है। इनका अन्युक्त कल्पद्रुम अर्थात अन्युक्त कल्पद्रुम का, चलो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियों के समान गांवों तक प्रसिद्ध हैं। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियों के समान गांवों तक प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी ने किसके नीति के दोहे गांवों तक प्रसिद्ध बताए हैं गिरधर की कुंडलियों के समान? तो इसका उत्तर होगा सम्मन। सम्मन के नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियों के समान गांवों में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हो गए। आज की क्लास हम यहीं विराम करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि उपयोगी लगी तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करके ही जाएं और ये क्लास नोट कर लीजिए। 1 बार 2 बार 4 बार देखिए। जब तक आपको ये कंठस्थ न हो जाए तब तक आप बढ़ते रहिए। इनसे संबंधित और भी क्लास आएंगी। यदि आपको उपयोगी लगी है तो आप अवश्य बताइए, ऐसी ही क्लास और लेकर आएंगे, और नहीं तो फिर अगला टॉपिक कोई देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर। पीडीएफ के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको पीडीएफ दे देंगे। तब तक अगली क्लास के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।